तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 5 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो यहाँ दिख रहा है आपको, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो यहाँ दिख रहा है वो हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की उद्देशिका के बारे में पढ़ चुके थे, और पार्ट 3 में हम लोग मौलिक अधिकार का कुछ बेसिक जान चुके थे, और पार्ट 4 में हम लोग आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग इसमें से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट दिख रहा है, आई बटन, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं प्लेलिस्ट का, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग राइट टू इक्वलिटी, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है जिसे हम पार्ट 3 में पढ़ चुके थे, उसे हम स्टार्ट आज करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार के बारे में। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं समझते हुए। ठीक है, आपके राइट साइड में 6 फंडामेंटल राइट्स दिख रहा है, इसको हम पार्ट 3 में बेसिक इसका समझ चुके थे। तो आज हम फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में समझेंगे। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। पहला मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है वो समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल 14 से 18 तक। तो चलिए हम आर्टिकल 14 को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो 2 बातें बताता है। आर्टिकल 14 कितनी बातें बताता है? आर्टिकल 14 जो है वो 2 बातें बताता है। पहला कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता, और दूसरा कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता। पहला वाला जो आपको दिख रहा है यहां इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, और दूसरा वाला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव क्यों है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। और फर्स्ट वाला जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समता, यह यूके के संविधान से लिया गया, और दूसरा वाला यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम समझते हैं कि पहले वाला जो लिखा हुआ है, 2 बातों में से पहला जो लिखा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कानून के नजर में क्या है, सब बराबर है। कानून के नजर में सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या आम जनता हो। क्या ऑल आर इक्वल, सभी बराबर है। किसके नजर में? इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के नजर में सब क्या है, बराबर है। अब दूसरे वाले को समझते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि कानून भी आपके परिस्थितियों का ख्याल रखेगा। और अगर दूसरा समझे तो एक जैसे लोगों को, ये लॉ कहता है कि एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब इस दोनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो जा रहा है और सामने कोई व्यक्ति आया, वो मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मार दिया। अगर अब उसको मार दिया, और आप जान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए मान ले कि मर्डर का सजा क्या है, फांसी है, तो अब उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? वो कानून के पास जाएगा, सारा प्रोसीजर होने के बाद क्या उसे मिलेगा? पहला वाला पार्ट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कहता है क्या, कोई भी हो उसको क्या मिलेगा? फांसी मिलेगा। अगर खून की सजा फांसी है तो उसे फांसी मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए दूसरा सिचुएशन ये हुआ कि वो व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अब क्या हुआ कि उस पर कोई अटैक कर दिया, उस पर क्या किया, कोई अटैक किया। अब ये व्यक्ति जो है अपने बचाव में ईंट उठा करके मारा इस व्यक्ति को। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये व्यक्ति मर गया, तो फिर क्या होगा? अब इसे पुलिस ले जाएगी, कोर्ट में हाजिर करेगी। अब क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता के अनुसार जो भी मर्डर करेगा उसको क्या होगा? फांसी होगा। तो क्या इसे फांसी मिलना चाहिए? इसे फांसी नहीं ना मिलना चाहिए। इसलिए वहां पे ये एक्टिव होगा और ये कहेगा कि इसकी परिस्थितियों को देखिए और तब इसको अगर जैसा सजा मिल सकता है वैसा दीजिए।
ठीक है, इसकी परिस्थितियों का भी ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में ये मारा है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल दूसरा, तो अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो मान लीजिए कि कोई यहां है मिस्टर अंबानी। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर कौन है? अंबानी, इनको तो पहचानते होंगे आप। और दूसरा है एनी पुअर पर्सन, कोई गरीब व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए अंबानी का इनकम हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया है। क्या है? ईयरली है, वार्षिक वो 10 लाख रुपया कमाता है। और ये जो व्यक्ति है, कोई पुअर पर्सन है, वो मान लीजिए 1,20,000 रुपया क्या करता है? वो कमा लेता है एक वर्ष में। अगर हम बात करें तो अगर 10% से टैक्स देना पड़ेगा, मान लीजिए कि 10% से अगर इसको टैक्स देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ जाएगा इसको टैक्स? इनको देना पड़ जाएगा 1 लाख रुपया। अगर इनको 10% से टैक्स देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ जाएगा? 12,000 रुपया इस व्यक्ति को देना पड़ेगा टैक्स, और अंबानी जी को कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपया। अब एक चीज मुझे बताइए कि अंबानी जी अगर 10 लाख रुपया कमाते तो 1 लाख दे दिए टैक्स के रूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति, क्या है, कोई गरीब व्यक्ति 1,20,000 साल का कमाता ही, उसमें से 12,000 रुपया दे ही दिया टैक्स, क्या ये समानता होगा? ये असमानता नहीं होगा कि जिसके पास है ही नहीं उससे भी टैक्स लिया जाता है? तो ये कहता है क्या कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? नहीं, परिस्थितियों को भी देखा जाएगा। अगर इसकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो इससे टैक्स माफ किया जाएगा, कोई एक दायरा से। जैसे अभी 5 लाख रुपया तक में टैक्स क्या है? माफ है। तो वही ये क्या काम कर रहा है इस पे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम एक चीज यहां देखिए, क्या लिखा है? स्टैच्यू ऑफ लॉ, कानून की मूर्ति या कानून की देवी। आप मूवी में देखे होंगे कानून की देवी, जो आपके राइट साइड में दिख रहा है, क्या होता है कानून की मूर्ति में? आंख पे क्या होता है? पट्टी, और हाथ में क्या होता है? तराजू। आंख में पट्टी होना मतलब क्या होता है? आंख में पट्टी का होना मतलब सामने कौन है? अमीर है, गरीब है, मुख्यमंत्री है, आम जनता है, उसे कोई पता नहीं। ठीक है, और वो हाथ में तराजू का मतलब क्या है? हाथ में तराजू का मतलब बराबर न्याय करेगी। आंख में पट्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, और हाथ में तराजू, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। उम्मीद है आपको यह आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 का कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। कानून के नजर में तो सब बराबर है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, राष्ट्रपति और हर एक राज्य के राज्यपाल को संरक्षण मिला है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ना तो राष्ट्रपति पे ना ही गवर्नर पे। कंजर्वेशन मिला है, इनको संरक्षण मिला है। किस आर्टिकल के तहत? अगर हम आपसे पूछे इनको संरक्षण मिला है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 361 के तहत इनको क्या मिला है? संरक्षण मिला है। क्योंकि राष्ट्रपति और गवर्नर अपने कार्यकाल के दौरान, जब तक उनका कार्यकाल चलेगा, ना तो उन पे कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, ना ही अदालत इन्हें किसी भी वजह से बुला सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति और गवर्नर अपना प्रत्येक काम जो है मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से, और गवर्नर जो है अपने राज्य के मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से अपना काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कोई भी अदालत में बुलाया नहीं जा सकता, ना ही इन पे मुकदमा चलाया जा सकता और ना ही इन्हें जेल भेजा जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 361 के तहत। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आर्टिकल 15 की ओर आते हैं। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 मेनली दो बातें बताता है। पहला क्या कहता है? स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य कोई क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस ग्राउंड पे, किस आधार पे?
ग्राउंड उसका क्या होगा, आधार क्या होगा, रिलीजन यानी धर्म, कास्ट यानी जाति, रेस यानी वंश, सेक्स यानी लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान, लिंग मेल या फीमेल। मतलब आर्टिकल 15 का पहला पार्ट बोला राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा, किसके आधार पे, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे नागरिकों के बीच, किसके बीच, नागरिकों के बीच कोई भी भेद नहीं करेगा। और आर्टिकल 15 का दूसरा पार्ट क्या कहता है, आर्टिकल 15 का दूसरा पार्ट कहता है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा एट पब्लिक प्लेस, किस पे, सार्वजनिक स्थान पे, पब्लिक प्लेस पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, उसका आधार क्या होगा, रिलीजन यानी धर्म, कास्ट यानी जाति, रेस यानी वंश, सेक्स यानी लिंग, पुरुष महिला, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान। आर्टिकल 15 दो बातें मेनली बताता है। पहला कह रहा है राज्य भी कोई भी भेद नहीं करेगा, किस आधार पे, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पे। और दूसरा, कोई यहां का व्यक्ति यानी नागरिक भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा। कहां भेदभाव नहीं करेगा, पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थान पे। अब सार्वजनिक स्थान क्या होगा, जैसे हो गया तालाब, कुआं, पब्लिक रेस्टोरेंट, उसके बाद हो गया आपका बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या और भी कोई पब्लिक प्लेस है, तो वहां कोई भेदभाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इतिहास को टटोलिएगा तो 1947 से पहले क्या होता था, भेदभाव आम था। वहां लोग जो है निचली जाति के लोगों को ना तो मंदिर जाने दिया जाता था, ना ही आपको कुआं पे जाने दिया जाता था, सार्वजनिक कुआं पे, और ना ही उन्हें चलने का अधिकार था, ना ही उन्हें पढ़ने का अधिकार था। उन्हें बस सेवा के लिए ही रखा गया था। ऐसा 1947 से पहले आप देख सकते हैं इतिहास को जब आप टटोलेंगे। लेकिन अभी पब्लिक प्लेस पे जाना, अगर कोई ऐसा करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसे क्या माना जाएगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। मंदिर, मस्जिद या कोई भी स्थान, पब्लिक स्थान, पब्लिक, हाँ, अगर आप घर में मंदिर बना रखे हो, अपना पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तब वहां पे आप किन्हीं को जाने दो या नहीं जाने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए अब आर्टिकल 15 का थर्ड क्लाउज क्या कहता है कि स्टेट, राज्य, कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, क्या होगा, प्रोविजन यानी प्रावधान बना सकता है फॉर अ वुमेन, किसके लिए, महिला के लिए, और चिल्ड्रन के लिए। राज्य कोई स्पेशल प्रावधान बना सकता है, किसके लिए, महिला के लिए और बच्चा के लिए। अब आपके मन में आएगा कि एक बात मुझे बताइए, आर्टिकल 15 पहला कह रहा है क्या, राज्य जो है कोई भी भेद नहीं करेगा, किस आधार पे, सेक्स, लिंग के आधार पे, पुरुष और महिला में कोई विभेद नहीं करेगा। फिर यहां विभेद क्यों किया जा रहा है, यहां स्पेशल प्रोविजन क्यों बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए डाउट में कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा लिंग के आधार पे, यानी मेल, पुरुष और महिला के आधार पे, फिर यहां पे लिंग के आधार पे तो कर रहा है, क्या कर रहा है, भेदभाव तो किया जा रहा है। क्योंकि 15(3) ही कह रहा है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड द चिल्ड्रेन। तो इसको समझना चाहते हैं तो हम एक रियल घटना लेते हैं। कभी आप अदर स्टेट जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाइए दिल्ली जाइएगा, तो वहां जब आप सफर करेंगे मेट्रो में तो या बसेस में या अदर कोई गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी पे, तो पहला जो होगा ना, पहला डब्बा वो रिजर्वेशन है, यानी संरक्षण किया हुआ किसके लिए, महिलाओं के लिए। क्यों ऐसा किया गया? शुरुआत में जब मेट्रो आया था ना, तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था, ना ही बस में रिजर्वेशन था स्पेशल प्रोविजन, और ना ही स्पेशल प्रोविजन किसके में था, ना तो मेट्रो में था। अब आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया जब शुरुआत में नहीं था। देखिए, जब मेट्रो चलती थी
तो जब स्टार्ट किया गया था मेट्रो उस समय कोई प्रतिबंध नहीं था, यानी पहला डिब्बा महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं था। ये तो बात आप जान गए। तो एक स्टडी में पाया गया कि जब पीक टाइम 8 से 10 बजे का समय में महिला जो है मेट्रो बस का यूज नहीं करती है। एक स्टडी में पाया गया कि महिला क्या होता है, ना तो वो पीक टाइम में मेट्रो यूज करती है ना ये बस यूज करती। क्यों? क्योंकि अपने सुरक्षा के पर्पज से। तो फिर बात आया कि तो इक्वलिटी हुआ क्या, अब महिला यूज नहीं करे और केवल मेट्रो का कौन मजा ले, केवल मेट्रो का यूज करे पुरुष और बस का भी यूज करे पुरुष, तो क्या ये समानता रहेगा? ये असमानता नहीं हो गया? पुरुष मेट्रो का इस्तेमाल कर रहा है, पुरुष बस का यूज कर रहा है और महिला यूज ही नहीं कर रहे। इस असमानता को समानता में लाने के लिए, इस असमानता को क्या इक्वल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, ए स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड द चिल्ड्रन। बस इसी असमानता को समानता में लाने के लिए ऐसा किया गया है। उम्मीद है आपको आर्टिकल 15 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल 16 की ओर आते हैं। आर्टिकल 16 कहता है क्या कि राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी सरकारी नौकरी में। किस आधार पे? धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे क्या करेगा? राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा नागरिकों के बीच, यानी देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी क्या? भेदभाव। नो मतलब नहीं करेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड्स पे, किस आधार पे? तो पहला आधार होगा रिलीजन यानी धर्म, दूसरा कास्ट यानी जाति, रेस यानी वंश, चौथा सेक्स यानी पुरुष है या महिला है, और अंतिम प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान के आधार पे कोई भेद नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा। किसके बीच में? नागरिकों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं करा। किसमें? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में। अब आइए कुछ इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 16(4) के अंदर इसका एक्सेप्शन लिखा गया। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद है कि रिजर्वेशन यानी आरक्षण किसके? SC STs इन पोस्ट, मतलब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। किसमें? पोस्ट में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए, एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस आधार पे? धर्म या जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर यहां रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों दिया है? क्या यह वायलेशन नहीं होगा? क्या उल्लंघन नहीं होगा? और अगर यह उल्लंघन होगा आर्टिकल 16(4) के हिसाब से, यह आर्टिकल उल्लंघन कर रहा है, अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या इसे आर्टिकल 13 एक्टिव नहीं हो जाना चाहिए? आर्टिकल 13 हम पढ़ चुके हैं, जो पावरफुल बनाता है क्या? हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो आर्टिकल 13 तो एक्टिव हो जाना चाहिए। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे जाति हैं जो मेन स्ट्रीम से नीचे हैं। जैसे कुछ लोग यहां पहुंच गए हैं और कुछ लोग यहां पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी भी यही हैं जैसा पहले थे, अभी भी कुछ ज्यादा कुछ इन पे सुधार नहीं हुआ है। तो इनको संविधान चाहता है कि बराबरी। हम अभी कौन सा फंडामेंटल राइट्स पर हैं? पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या चाहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहा है कि सब लोग क्या हो? समान हो। तो फिर जो नीचे का, कुछ ऐसे नीचे के जात के हैं जो नीचे ही फंसे जा रहे हैं, उन्हें आगे ऊपर निकलने का मौका ही, अवसर ही नहीं मिल रहा है। न उन्हें सही व्यवस्था मिल रहा है, न उनके पास पैसा है। तो इन्हें क्या हो रहा है? इन्हें संविधान क्या कह रहा है कि तुम भी उठ जाओ, तुम भी इक्वल हो जाओ। और इक्वल होने के लिए, ये असमानता, इस गैप को दूर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इसको रिजर्वेशन, आरक्षण दे रहा है।
किस लिए? क्योंकि ये लोग दोनों क्या समान हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बात मुझे बताइए, एक कोई घर है, ठीक है, और अगर उस घर का सभी मेंबर एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा तो क्या होगा? उसका प्रोग्रेशन और अच्छा होगा। और कोई एक ऐसा घर है जहां पे एक पिताजी जो है एक बच्चे में भेदभाव करते हैं, तो उसके अंदर क्या आएगा? डिप्रेशन का माइंड आएगा। उसके अंदर क्या होगा कि पिताजी हमें नहीं मानते और धीरे 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 वो पीछे की ओर जाता रहेगा। इसलिए ऐसा प्रावधान, ऐसा रिजर्वेशन, आरक्षण रखा गया। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि स्टेट कह रहा है कि सेक्स के आधार पे कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। फिर लड़की को आरक्षण इन द सेंस कि फी उनसे क्यों नहीं लिया जाता है? एसएससी का एग्जाम होता है या रेलवे का एग्जाम होता है, उससे कम लिया जाता है। ऐसा क्यों? सरकारी नौकरी में इनसे फीस क्यों? क्योंकि आपके मन में तो आता होगा, कितना बॉयज ये क्वेश्चन भी करते हैं कि लड़कियों को छोड़ा क्यों जा रहा है पैसा। देखिए क्यों छोड़ा जा रहा है। हम जो फंडामेंटल राइट्स अभी पढ़ रहे हैं, पहला राइट टू इक्वलिटी, इसका एक ही मकसद है कि सभी को जो है सिस्टम में सबका इन्वॉल्वमेंट हो। अगर सबका इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक साथ सबका विकास होगा, और एक साथ विकास होगा तो हमारे कंट्री यानी भारत का विकास होगा। अब ब्रेन में जो गांव के एरिया है, और अभी भी बहुत सारा एरिया है जहां ये सोचा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाए भी, पैसा भी खर्च करें उन पे, और फिर उन्हें शादी के टाइम में भी 5-10 लाख रुपया खर्च होगा, तो क्या जरूरत है इन्हें अच्छी शिक्षा दिया जाए। यही माइंडसेट लोगों के बीच में होता है, और इसी माइंडसेट के कारण लड़कियों का क्या होता है? डेवलपमेंट नहीं होता, उनका सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है, और यहां इक्वलिटी नहीं हो पा रहा है। लड़के और लड़की में भेदभाव देखा जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहता है कि कोई बात नहीं, आपके पिताजी या माताजी आपको आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, हम तुम्हें रिजर्वेशन दे देते हैं। रिजर्वेशन दे देंगे यानी बिना फीस का ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां क्या होगा? फिर यहां से लड़कियों को कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा और ऊपर उठा के ले आया, और दोनों को समान बना दिया गया। अब दोनों का सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और दोनों कैसा ट्रीटमेंट हो गया? इक्वलिटी। ठीक है, उम्मीद है आपको आर्टिकल 16 अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आर्टिकल 70 की ओर चलिए। अब हम आर्टिकल 17 को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत। एबॉलिशन मतलब होता है अंत, अनटचेबिलिटी मतलब होता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को और समझे तो छुआछूत, यानी हमारे संविधान के हिसाब से अस्पृश्यता यानी भारत में अब छुआछूत को क्या किया गया? अंत कर दिया गया है। लेकिन आज भी हमारे समाज में ये माइंड सेट नहीं हो पाया कि हम लोग जाति, धर्म, समाज में बटे पड़े हैं और छुआछूत मानकर चल रहे हैं। देखिए, कहने को तो हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा सोच कैसा है? हमारा सोच पहले जैसा है कि हम छुआछूत को मान करके ही जीवन जी रहे। जैसे और सब कंट्री, जैसे अमेरिका, जापान, चाइना, ये सब तो आगे निकल चुका है, और अब बस बारी है कि यहाँ के नागरिक अच्छे से समझ जाए और यहाँ ये सब छोड़ करके आगे बढ़ें। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 18 की ओर। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन मतलब होता है अंत, टाइटल मतलब होता है उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब उपाधियां क्या होगा? देखिए, भारत में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या अपने नाम के बाद अब कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। उपाधि मतलब महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान बहादुर एक्सेट्रा, इस सब टाइटल अब नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि टाइटल लगाने के बाद लोगों के बीच जिनके पास टाइटल नहीं है और जिनके पास टाइटल है, वो उससे क्या होता है? अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, और जिसके पास टाइटल नहीं है उसे क्या समझते हैं? उसे नीचे समझते हैं। इसलिए हमारा संविधान कहता है कि कोई भी टाइटल ना नाम के आगे और ना आप नाम के पीछे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? असमानता को दूर किया जाएगा और समानता कायम किया जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। एक्सेप्शन क्या है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन,
मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लोग लगा सकते हैं, और दूसरा इन द फील्ड ऑफ डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में लगा सकते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या एग्जांपल, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर एक्सेट्रा आप लगा सकते हैं। और डिफेंस के क्षेत्र में जैसे ब्रिगेडियर, मेजर, कैप्टन, जनरल, ये सब उपाधि आप लगा सकते हैं। ये दो एक्सेप्शन है, इसको छोड़ करके बाकी कोई भी उपाधि लगाना इससे संविधान का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना। अब आपके दिमाग में होगा कि इस दोनों को क्यों दिया गया है और इसको बैन क्यों कर दिया गया और इसे क्यों दे दिया गया। देखिए, इसको लगाने से ये क्या होता था, अनुवांशिक रूप से मिलता था। मतलब उसके पिताजी राजा थे, राय बहादुर थे, उसके बेटा को भी मिल जाता था उपाधि। मतलब घर परिवार अच्छा होता था तो ये पावर आपको, ये टाइटल्स मिल जाता था। लेकिन यहां घर परिवार से लेना देना नहीं है। यहां अगर आप मेहनत किए हैं, जब आप एमबीबीएस किए हैं या एमडी किए हैं, तभी आप डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, और जब एक प्रोफेशनल डिग्री अपना मेहनत करके तभी आप इंजीनियर लगा सकते हैं। और यहां भी डिफेंस के लाइन में अगर आप इतना मेहनत किए तब आपको उपाधि दिया जा रहा है, ठीक है, कैप्टन, जनरल। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अच्छे घर में जन्म ले लिए और आपको उपाधि दे दिया गया। डॉक्टर के घर में जन्म ले लिए तो डॉक्टर तो नहीं बोल सकते ना उसे लड़के को, इसलिए एक्सेप्शन में दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आपको जवाब देना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स बिलो दिख रहा है, उस पर आकर के मुझे आंसर देना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन ऐसा आर्टिकल, आज के क्लास में कौन ऐसा आर्टिकल है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन ऐसा आर्टिकल है जो अभी तक के क्लास में पार्ट 1 2 3 4 5 अभी तक के क्लास में आपको बताना है कि कौन ऐसा आर्टिकल है जो राज्य की डिफिनेशन देता है, यानी स्टेट का परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन ऐसा आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट को बल देता है। आप इस तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को कोशिश करें शेयर कर दें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।